पीएससी का क्वेश्चन है जो एडवर्टीजमेंट नंबर इसका 119, एडवर्टीजमेंट नंबर इसका 319 है, 3/2019, जो 2022 में इसका पेपर हुआ है। पेपर नंबर 6 है, पेपर नंबर 6 है ये। इसमें 6 पेपर हुआ था, 1 से लेकर के 6 तक। ये पेपर नंबर 6 है जो सिविल इंजीनियरिंग का आता है। तो पेपर 6 इसमें है। हम लोग पेपर 6 को आज देख रहे हैं। इसका पूरा सॉल्यूशन करेंगे ताकि आने वाला जो एग्ज़ाम है बीपीएससी का उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाए प्रीवियस ईयर का, और ये इम्पोर्टेंट है कि रिपीट करें तो हम इसको बना सकें। तो ये पेपर 6 जो सेक्शन डी सीरीज़ का क्वेश्चन है, ये पेपर 6 है 3/2009 जो बीपीएससी एग्ज़ाम हेल्ड करवाया है। बीपीएससी द्वारा आयोजित बीपीएससी द्वारा जो आयोजित 3/19 का जो पेपर है उसी का जो एग्ज़ाम हुआ था 2022 में हुआ है, शायद मार्च 2022 में हुआ है ये पेपर। इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं ताकि आगे वाला जो एग्ज़ाम है उसमें यूज़ हो सके। जो नेक्स्ट आगे का एग्ज़ाम है 7/20 और 3/20, 2 एडवर्टीजमेंट अभी बीपीएससी का बाकी है जो नज़दीकी आने वाले कुछ दिनों में, कुछ महीनों में होने वाला है। इसमें ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा। तो आज हम लोग इस पेपर को सोल्यूशन देखते हैं। पहले इसका इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं क्या कर रहा है। इसमें टोटल 50 नंबर ऑफ क्वेश्चन है। ऑल द क्वेश्चन आर कैरिंग इक्वल मार्क्स, जो भी दिया हुआ है सारा सेम मार्क्स का दिया हुआ है। और इसमें क्या नेगेटिव मार्किंग भी है, इसमें देख लेते हैं। द आंसर शीट विल बी सप्लाई टू ऑन सेपरेटली इन्वलेटेड मार्क्स, इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें देख लेते हैं क्या कोई इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और एक और क्या है इसमें कि इसमें ब्लैक या ब्लू पेन, बॉल पॉइंट पेन यूज करना है, कोई भी ब्लैक या ब्लू कोई भी यूज कर सकते हैं। और इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो नो निगेटिव मार्किंग है। इसमें टोटल 50 क्वेश्चन है। प्रत्येक क्वेश्चन जो होता है वो 2 मार्क्स का होता है। इस तरह से ये 100 मार्क्स का टोटल एग्ज़ाम हुआ था। एक पेपर जो पेपर 6 है 100 नंबर का, 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स का हुआ है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं इंस्ट्रक्शन। देख लिए हम लोग इंस्ट्रक्शन जो था मेन, इसमें इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन यही था। 50 क्वेश्चन है और इक्वल मार्क्स, और देयर इज़ इम्पोर्टेंट ये है कि इसमें निगेटिव मार्किंग जो है वो नहीं है। निगेटिव मार्किंग नहीं है तो ऑल अटेम्प्ट करना चाहिए इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या कर रहा है। डी नंबर का क्वेश्चन है, ये डी सीरीज़ में है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। द फिल्ट्रेशन रेट इन स्लो सैंड फिल्टर वैरीज बिटवीन। स्लो सैंड फिल्टर का पूछ रहा है फिल्ट्रेशन रेट कितना होता है। स्लो सैंड का पूछ रहा है स्लो सैंड का कितना होता है 100 to 200 लीटर पर मीटर स्क्वायर। जो इसका जो फिल्ट्रेशन रेट होता है स्लो सैंड फिल्टर का बोल रहा है। स्लो सैंड फिल्टर का जो फिल्ट्रेशन रेट होता है 100 से लेकर के 200 होता है, और लीटर इसका जो डायमेंशन है लीटर पर मीटर स्क्वायर, मतलब इतना 100 लीटर से लेकर के 200 लीटर पर मीटर स्क्वायर एरिया में इसका जो फिल्ट्रेशन रेट होता है वो दिया हुआ है। यही अगर रैपिड सैंड का पूछता है तो रैपिड सैंड में जो होता है 30 टाइम्स इससे ज़्यादा हो जाता है। 30 टाइम्स इससे ज़्यादा होता है फिल्ट्रेशन रेट रैपिड सैंड फिल्टर में। यहाँ पे स्लो सैंड पूछ रहा था तो स्लो सैंड में मेरा 100 से 200 हो जाएगा। नेक्स्ट है द मैक्सिमम फिल्ट्रेशन रेट, द मैक्सिमम फिल्टर हेड इन स्लो सैंड फिल्टर इज इक्वल टू। मैक्सिमम जो हो रहा है, मैक्सिमम जो पूछ रहा है कि मैक्सिमम फिल्टर हेड इन स्लो सैंड फिल्टर। स्लो सैंड फिल्टर सही क्वेश्चन है। फिर से स्लो सैंड फिल्टर में पूछ रहा है कि जो मैक्सिमम फिल्टर हेड होगा वो कितना होगा, मतलब फिल्टर का जो हेड होगा स्लो सैंड फिल्टर में वो कितना होता है वो पूछ रहा है। तो फिल्टर का जो हेड होता है वो 65% to 85% ऑफ फिल्टर मीडिया का जो थिकनेस होता है, मान लीजिए स्लो सैंड फिल्टर हो गया, स्लो सैंड फिल्टर में बोल्डर होता है इस तरह से। तो स्लो सैंड फिल्टर का जो फिल्टर मीडिया का जो थिकनेस हो गया उसका 65 to 85% जो होता है जो थिकनेस का वो होता है फिल्टर हेड, 65 to 85%। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है 5 डे BOD। 5 डे BOD हम लोग जानते हैं कि स्टैंडर्ड BOD होता है जो 20 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर पे इसको मेजर किया जाता है। तो 5 डेज BOD को हम लोग स्टैंडर्ड टेम्परेचर बोलते हैं, स्टैंडर्ड BOD बोलते हैं, और स्टैंडर्ड BOD बोलते हैं। और इसका जो टेम्परेचर मेजरमेंट होता है वो 20 डिग्री सेल्सियस पे होता है। तो इस तरह से इसका आंसर 20 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। नेक्स्ट है द मिनिमम लेवल ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर सर्वाइवल फिश। तो मिनिमम लेवल पूछ रहा है किसका, डिजोल्व ऑक्सीजन का, किसके लिए, तो फिश को सर्वाइवल के लिए, सर्वाइवल फिश करने के लिए मिनिमम डिजोल्व ऑक्सीजन का
डिजोल्व ऑक्सीजन का जो मिनिमम वैल्यू होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, किसके लिए, फॉर सर्वाइवल ऑफ फिश को सर्वाइवल के लिए कितना होना चाहिए, तो 4 ppm होता है। तो मिनिमम जो होता है वो 4 ppm होता है। डिजोल्व ऑक्सीजन का जो मिनिमम वैल्यू है वो कितना होता है, 4 ppm होता है। ppm को ही हम लोग मिलीग्राम पर लीटर लिखते हैं, 4 ppm होता है। ppm को ही हम लोग मिलीग्राम पर लीटर बोलते हैं, मिलीग्राम पर लीटर, तो 4 ppm इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, द एवरेज डेप्थ ऑफ थिकनेस फिल्टर, एवरेज डेप्थ ऑफ थिकनेस फिल्टर, थिकनेस फिल्टर का एवरेज डेप्थ कितना होता है वो पूछ रहा है। अच्छा, ट्रिकलिंग फिल्टर, सॉरी, एवरेज डेप्थ ऑफ ट्रिकलिंग फिल्टर, ट्रिकलिंग फिल्टर का एवरेज डेप्थ पूछ रहा है कितना होता है। ट्रिकलिंग फिल्टर हम लोग जानते हैं एक ये सीवेज ट्रीटमेंट प्रोसेस होता है, उसी में एक टैंक फिल्टर है सीवेज के का, जो एरोबिक प्रोसेस में ये यूज होता है, एरोबिक प्रोसेस में इसको यूज किया जाता है। तो इसमें बोल रहा है कि डेप्थ जो होता है कितना होता है, एवरेज डेप्थ हो रहा है वो कितना हो रहा है। तो एवरेज डेप्थ ऑफ ट्रिकलिंग फिल्टर, तो ट्रिकलिंग फिल्टर का जो एवरेज डेप्थ होता है इसका 1.6 से लेकर के 2.4 तक होता है, 1.6 टू लेकर के 2.4 तक होता है इसका एवरेज डेप्थ। तो ट्रिकलिंग फिल्टर का एवरेज डेप्थ देखा जाए, ट्रिकलिंग फिल्टर का एवरेज डेप्थ किसका, ट्रिकलिंग फिल्टर जो कि एरोबिक प्रोसेस को यूज करता है, एरोबिक और सस्पेंडेड प्रोसेस होता है, ठीक है, एरोबिक और सस्पेंडेड प्रोसेस होता है। इसमें जो फिल्टर का जो डेप्थ होता है वो कितना होता है, 1.6 से लेकर के 2.4 तक इसका एवरेज डेप्थ होता है। 1.6 टू 2.4 इसमें अगर देखा जाए तो ऑप्शन, तो नियरेस्ट ऑप्शन मेरा सी आ रहा है, तो इस तरह से कह सकते हैं कि सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एग्जैक्ट अगर एग्जैक्ट इसका पूछा तो 1.6 से लेकर के 2.4 तक होता है। नेक्स्ट है द ड्रिंकिंग वाटर, द मिनिमम लेवल ऑफ रेसिडुअल क्लोरीन, रेसिडुअल क्लोरीन का मिनिमम वैल्यू कितना होता है वो पूछ रहा है। रेसिडुअल क्लोरीन का मिनिमम वैल्यू कितना होता है। रेसिडुअल क्लोरीन का जो रेंज होता है वो 0.2 ppm से लेकर के 0.5 ppm तक होता है, मतलब 0.2 से 0.5 तक होता है। तो इसका मिनिमम कितना हो जाएगा, तो 0.2 ppm हो जाएगा, और मैक्सिमम अगर पूछता तो मैक्सिमम हो जाता है मेरा 0.5 ppm। नेक्स्ट है द केस ऑफ 3 कंपोनेंट सेप्टिक टैंक, 3 कंपोनेंट इन द केस ऑफ 3 कंपोनेंट्स सेप्टिक टैंक, द फर्स्ट कंपोनेंट शुड बी, सेप्टिक टैंक में 3 कंपोनेंट होता है, और बोल रहा है कि सेप्टिक टैंक में 3 कंपोनेंट होता है। 3 कंपोनेंट कौन कौन सा होता है, तो अगर देखा जाए लेंथ होता है, विड्थ होता है और हाइट होता है, ठीक है। तो बोल रहा है 3 कंपोनेंट सेप्टिक टैंक, द फर्स्ट कंपोनेंट शुड बी, तो फर्स्ट कंपोनेंट कितना होता है, फर्स्ट कंपोनेंट अगर इसमें देखा जाए तो सबसे पहले हम लोग जो इसमें देखते हैं फर्स्ट कंपोनेंट, तो जो सेप्टिक टैंक में अगर देखा जाए तो सेप्टिक टैंक में सबसे पहले विड्थ को देखते हैं, उसके बाद लेंथ को देखते हैं, उसके बाद हाइट को देखते हैं। विड्थ जो होता है एल का आधा होता है, मतलब लेंथ का जो मिनिमम वैल्यू ऑफ जो विड्थ होना चाहिए सेप्टिक टैंक का वो कितना होना चाहिए, L/2 होना चाहिए। तो यही बोल रहा है कि फर्स्ट कंपोनेंट जो होता है, फर्स्ट कंपोनेंट हम लोग क्या होता है, विड्थ होता है, विड्थ जो होता है वो लेंथ का हाफ होता है, तो हाफ ऑफ लेंथ इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है द लेंथ ऑफ सेप्टिक टैंक, सेप्टिक टैंक का जो लेंथ, अभी हम लोग देखें सेप्टिक टैंक का जो लेंथ होता है, सेप्टिक टैंक का जो लेंथ होता है वो कितना हुआ था, अभी हम लोग देखे थे विड्थ जो था सेप्टिक टैंक का हाफ था, विड्थ जो था सेप्टिक टैंक के लेंथ का हाफ था, तो लेंथ कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। तो लेंथ मेरा कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। तो 2 से 3 टाइम्स इसका एवरेज विड्थ होता है, 2 से 3 टाइम्स इसका एवरेज विड्थ होता है। सेप्टिक टैंक में 2 चीज़ याद रखना है, सेप्टिक टैंक का जो पहला डायमेंशन होता है विड्थ होता है, फिर लेंथ होता है और हाइट होता है। विड्थ जो होता है वो कितना होता है, L/2 का होता है, मतलब मिनिमम विड्थ जो होना चाहिए सेप्टिक टैंक का वो लेंथ का आधा होना चाहिए, और आधा होना चाहिए 2 से 3 टाइम या आधा होना चाहिए। या फिर दूसरे वर्ड में देखा जाए तो लेंथ जो होता है सेप्टिक टैंक का, लेंथ जो होता है 2 से 3 टाइम्स किसका हो जाता है, विड्थ का हो जाता है, मतलब लेंथ जो होता है 2 से 3 टाइम्स विड्थ का हो जाता है, ऐसे बोलो या फिर विड्थ को L/2 बोलो। दोनों क्वेश्चन सेम था लगभग, तो यहाँ पे दोनों BPSC को क्वेश्चन पूछा था लगभग दोनों सेम था। ये भी सेप्टिक टैंक से क्वेश्चन था, ये भी सेप्टिक टैंक से, दोनों में डायमेंशन से ही क्वेश्चन था, L, W और H, यही सिर्फ इसमें देखना था लेंथ विड्थ और हाइट, इसी रिलेशन पे दोनों क्वेश्चन था यहाँ पे। दोनों फर्स्ट में ये हो जाएगा L/2 होता है विड्थ, और लेंथ में अगर देखा जाए तो इसका 2 से 3 टाइम्स होता है। नेक्स्ट इमोफ कॉन इज यूज टू मेजर, इमोफ कॉन जो होता है हम लोग जानते हैं इमोफ कॉन 2 चेम्बर का होता है। पहला में क्या होता है, सेडिमेंटेशन होता है, दूसरा में क्या, पहला में क्या होता है सेटलमेंट होता है, दूसरा में क्या होता है सेडिमेंटेशन होता है। तो हम लोग जानते हैं कि इसमें एक सेटल करता है, दूसरा सेडिमेंट करता है। पहला प्रोसेस जो होता है एनारोबिक प्रोसेस होता है, दूसरा जो होता है एरोबिक प्रोसेस होता है।
तो इनोफ कोन जो होता है 2 चैम्बर का होता है। एक जो होता है लोअर जो पार्ट होता है वो एनारोबिक होता है, अपर पार्ट जो होता है वो एरोबिक होता है, प्रोसेस होता है। तो इसका मेन जो काम है वो सेटलमेंट का काम है, ठीक है। सेटलमेंट और डाइजेशन, सेटलमेंट और डाइजेशन, द क्वांटिटी ऑफ सेटेबल सॉलिड, तो मेजर क्या मेजर करता है, तो सेटल सॉलिड को मेजर करता है। इस तरह से इसका आंसर बी हो जाएगा। द मास कर्व ऑफ द रेनफॉल ऑफ ए स्टॉर्म इज प्लॉटेड, जो मास कर्व है रेनफॉल का वो किसके किसके बीच में प्लॉट किया जाता है वो पूछ रहा है। तो मास कर्व जो है किसमें प्लॉट किया जाता है, एक्यूमुलेटेड रेनफॉल वर्सेज टाइम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। जो मास कर्व जो होता है, मास कर्व हम लोग कंसिस्टेंसी मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, और जो इसको ड्रैग किया जाता है किसमें किया जाता है, तो एक्यूमुलेटेड रेनफॉल हो गया वर्सेस टाइम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इस तरह से इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कंजम्पटिव यूज ऑफ क्रॉप। कंजम्पटिव यूज क्या होता है, जो क्रॉप के माध्यम से जितना वाटर इवेपोरेट करा उसी को हम लोग कंजम्पटिव यूज कहते हैं। टोटल कितना होता है इसका, यही पूछ रहा है कि कंजम्पटिव यूज ऑफ ए क्रॉप ड्यूरिंग ग्रोथ के बीच में जो टोटल कंजम्पटिव यूज होगा। कंजम्पटिव यूज होता है कि मान लीजिए कोई एक प्लांट से हम लोग जितना इसका इवेपोरेट हो रहा है, टोटल इवेपोरेशन होता है यहाँ पर से, या फिर इवेपोरेशन में, या फिर टोटल लिफ्ट के माध्यम से जो हो रहा है ट्रांसपिरेशन में, तो इस सारा जो अमाउंट जितना वाटर लॉस हुआ, इवेपोरेट हुआ, वो सारा को यूज कर कंपाइल करके उसको हम लोग कंजम्पटिव यूज करते हैं। तो वो रहा कंजम्पटिव यूज ऑफ ए क्रॉप ड्यूरिंग ग्रोथ इज अमाउंट ऑफ, तो इंटरसेप्शन, ट्रांसपिरेशन और इवेपोरेशन तीनों का जो लॉस होगा उसी को हम लोग तो कंजम्पटिव यूज करते हैं। इस तरह से इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है इन ए चैनल रूटिंग द प्रिज्म स्टोरेज इज फंक्शन ऑफ। चैनल रूटिंग एक है, उसमें जो प्रिज्म स्टोरेज होता है वो किसका फंक्शन होता है। प्रिज्म स्टोरेज जो होता है आउटफ्लो डिस्चार्ज का फंक्शन होता है। प्रिज्म स्टोरेज इज द फंक्शन ऑफ किसका फंक्शन नहीं है, तो आउटफ्लो का फंक्शन नहीं है। प्रिज्म स्टोरेज किसका फंक्शन है, तो आउटफ्लो का फंक्शन है। इस तरह से इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है क्या, if is the Froude number for the flow in triangular channel, then the Froude number for same velocity and same depth for the rectangular channel। हम लोग जानते हैं कि फ्रॉड नंबर सबसे पहले देखते हैं क्या होता है। फ्रॉड नंबर का देखा जाए तो एफ से इंडिकेट करता है, उसका वैल्यू होता है बी डिवाइडेड बाई जी इंटू डी क्या होता है, टोटल डेप्थ होता है, डेप्थ ऑफ फ्लो। तो अगर यहाँ पर दिया हुआ है एफ दिया हुआ किसमें, ट्रायंगुलर में, तो एफ बराबर कितना हो जाएगा बी डिवाइड बाई जी, और जो डेप्थ होता है ट्रायंगुलर में वो बाई 2 होता है, तो जी बाई 2 इतना का वैल्यू मेरा एफ दिया हुआ। और रेक्टेंगल में कितना होता है, डेप्थ बराबर बाई होता है। रेक्टेंगल में इसमें याद ये रखना कि रेक्टेंगुलर चैनल में जो डेप्थ का वैल्यू होता है वो बाई होता है, और ट्रायंगुलर चैनल में डेप्थ का जो वैल्यू होता है वो बाई 2 होता है। यहाँ से निकालेंगे जो एफ का जो वैल्यू आएगा जो रेक्टेंगल चैनल के लिए वो कितना हो जाएगा, एफ फॉर ट्रायंगुलर डिवाइड बाई √2, इसका ऑप्शन हो जाएगा। इस तरह से इसका आंसर सी हो जाएगा। सिंपल सा इसमें करना था, एफ का जो वैल्यू निकालना उसी पे सिंपल सा इसमें बस वही करना था। एफ का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, बी डिवाइड बाई जी बाई, ठीक है। ये रेक्टेंगल चैनल में हो गया, और इसको अगर बाई 2 नीचे कर दें तो यहाँ पर बाई 2 नीचे किए तो यहाँ पर बाई √2 पर मल्टीप्लाई कर दी। इतना का वैल्यू मेरा दिए हुए कितना, एफ दिए हुए है, तो एफ डिवाइड बाई √2 इसका आंसर हो जाता है रेक्टेंगल में। तो इस तरह से इसका आंसर सी हो जाता है। नेक्स्ट है द शेप ऑफ लेसी रिजियम चैनल। लेसी रिजियम चैनल का रिजियम जो चैनल है उसका कैसा शेप होता है वो पूछ रहा है। तो जो सेमी इलिप्स होगा, लेसी रिजियम चैनल का जो शेप होता है वो कैसा होता है, तो सेमी इलिप्स होता है। इस तरह से इसका होता है, सेमी इलिप्स बोल सकते हैं, सेमी इलिप्स इसका शेप होता है। नेक्स्ट है द अपर रिजिम ऑफ द मोबाइल बाउंड्री फ्लो इज नोन एज। बोल रहा है कि अपर रिजिम किसका, मोबाइल बाउंड्री फ्लो, जो मोबाइल बाउंड्री फ्लो का जो अपर रिजिम है उसको क्या कहते हैं, तो इसको एंटी ड्यून बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, एंटी ड्यून बोलते हैं। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू ब्लीच क्रीप थ्योरी परकुलेटिंग वाटर फ्लो अलोंग। जो ब्लीच क्रीप थ्योरी के अकॉर्डिंग पूछ रहा है कि परकुलेटिंग वाटर का जो फ्लो होगा वो क्या होगा। तो परकुलेटिंग वाटर का जो फ्लो होगा वो क्या होगा, तो वो द आउटलाइन ऑफ द बेस
द स्ट्रेट पाथ अंडर द फाउंडेशन ऑफ द डैम, अंडर द फाउंडेशन नहीं होगा, द सर्कुलर पाथ अंडर द फाउंडेशन ऑफ द, सर्कुलर पाथ ने स्ट्रेट पाथ, सर्कुलर पाथ, द आउटलाइन ऑफ द बेस ऑफ द फाउंडेशन ऑफ द डैम, द आउटलाइन ऑफ द बेस, आउटलाइन ऑफ द बेस ऑफ द फाउंडेशन ऑफ, आउटलाइन ऑफ द बेस ऑफ द फाउंडेशन ऑफ द, ये आउटलाइन जो रहा वही इसका ब्लिट्जक्रिग थ्योरी का कैलकुलेशन होता है, दैट इज सी इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट है 70 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, पेन ए canal flowing under pressure is carried below a natural drainage such that its full supply level does not touch the underside of the supporting structure. The structure so provided is called. बोल रहा है कि कनाल जो है, जो कैनाल दिया हुआ है वो किसके अंदर में है, बिलो ए नेचुरल ड्रेनेज, मीन्स ऊपर में ड्रेनेज है और नीचे में कैनाल है। इस तरह से स्ट्रक्चर अगर बन रहा है मेरा, अगर ऊपर में मेरा कैनाल दिया हुआ, कैनाल ऊपर में है, कैनाल फॉलोइंग द प्रेशर इन ड्रेनेज, कैनाल बिलो में दिया हुआ, ऊपर में ड्रेनेज है और नीचे में मेरा कैनाल है, ये मेरा कैनाल, इसका जो फुल सप्लाई लेवल है वो टच नहीं कर रहा इसका बेड लेवल से ड्रेनेज के, तो इस केस में जो स्ट्रक्चर बनेगा उसको क्या बोलते हैं, इस केस में जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम लोग सुपर पैसेज बोलते हैं। अगर ड्रेनेज ऊपर है और नीचे में कैनाल है और इसका जो हाई फ्लड लेवल जो है कैनाल का वो टच नहीं करता है ड्रेनेज के बेस का, तो इस तरह से जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम लोग सुपर पैसेज बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सुपर पैसेज, दैट इज बी। नेक्स्ट है ए डेफिशिएंट ऑफ सेडिमेंट इज फ्लोइंग वाटर मे कॉज्ड इन रिवर। बोला डेफिशिएंट सेडिमेंट इन द फ्लोइंग वाटर मे कॉज्ड इन रिवर, जो डेफिशिएंट हो रहा है, डेफिशिएंट ऑफ सेडिमेंट, सेडिमेंट का जो डेफिशिएंट हो रहा है फ्लोइंग वाटर में, जो फ्लोइंग वाटर है उसमें वो क्या कॉज करता है रिवर में, तो रिवर में क्या करता है वो एग्रीगेटिंग करेगा, वहाँ जा कर के वो एग्रीगेट कर देगा। वो डेफिशिएंट ऑफ सेडिमेंट इन फ्लोइंग वाटर में कॉज इन रिवर, तो रिवर में वो क्या डिस्टर्बेंस करेगा या क्या जनरेट करेगा, तो एग्रीगेट टाइप रिवर को वो जनरेट करेगा, दैट इज बी। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द ऑपरेटिंग हेड टर्बाइन, द हेड ऑफ द medium head plant is, according to classification based on operating head, अच्छा operating head on turbine, the head of medium head plant, medium head plant का head कितना होता है इसमें, अगर medium head plant का देखा जाए तो medium मेरा 15 to 50 हो जाएगा, लो का देखा जाए तो 1 से 4, medium का मेरा 15 से 50 और हाई का देखा जाए तो 50 to 60, इसमें medium पूछ रहा था medium head के लिए, तो medium head मेरा बी हो जाएगा। नेक्स्ट है विच टर्बाइन गिव्स द हाईएस्ट इफिशिएंसी, हाईएस्ट इफिशिएंसी इसमें से कौन सा टर्बाइन देगा, तो हाईएस्ट इफिशिएंसी मेरा कैप्लन टर्बाइन जो देगा वो हाईएस्ट इफिशिएंसी देगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द कॉन्क्रीट ग्रेविटी डैम इज कंप्यूटेड बाय टॉकिंग यूनिट वेट ऑफ कॉन्क्रीट, अच्छा वेट पूछ रहा है, वेट ऑफ द कॉन्क्रीट ग्रेविटी डैम इज कंप्यूटेड बाय टेकिंग यूनिट वेट ऑफ कॉन्क्रीट, तो यूनिट वेट ऑफ कॉन्क्रीट कितना होता है ये पूछ रहा है, तो यूनिट वेट ऑफ कॉन्क्रीट कितना होता है 2.4 टन में अगर देखा जाए तो 2.4, अगर न्यूटन में देखा जाए तो इसका 24 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब होता है, कि 24 kg पर मीटर क्यूब होता है, 2400 kg पर मीटर क्यूब, 2400 kg पर मीटर क्यूब होता है कॉन्क्रीट का, तो यहाँ पर टन में दिया हुआ है तो 2.4 हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्लड प्लेन मैपिंग इज इन विच, क्या पूछ रहा है, फ्लड प्लेन मैपिंग इज विच टाइप ऑफ फ्लड कंट्रोल मेजर, फ्लड प्लेन मैपिंग जो होता है वो किस टाइप का फ्लड मेजर करता है, फ्लड कंट्रोल को मेजर करता है, वो बोल रहा है कि फ्लड प्लेन मैपिंग इज विच टाइप ऑफ फ्लड कंट्रोल मेजर, तो ये नॉन स्ट्रक्चर जो टाइप है कंट्रोल का, फ्लड कंट्रोल का, उसको मेजर करता है कौन, फ्लड प्लेन मैपिंग। इस तरह से इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है डिस्चार्ज क्यू, डिस्चार्ज पूछ रहा है, डिस्चार्ज क्यू ट्रायंगुलर वियर का जो डिस्चार्ज होता है वो एच के रिस्पेक्ट में कैसे वेरी करता है, ट्रायंगुलर वियर का अगर डिस्चार्ज है तो इसका फॉर्मूला कितना होता है 8/15 CD/2G tan θ/2 इंटू H 5/2, मीन्स H का 5/2 का वायरी करता है। अगर इसका देखा जाए Q का जो वैल्यू होता है Q बराबर 8/15 CD कांस्टेंट हो गया √2G
tan थीटा बाई 2 ट्रायंगुलर नोच है, और ये H 5/2 H 5/2 का वेरी करता है। ये इसका डिस्चार्ज का फार्मूला होता है। जैसे देख सकते हैं H के रिस्पेंस में किससे वेरी कर रहा है, तो 5/2 का वेरी कर रहा है। तो H का मेरा 5/2 दैट इज 2.5 दैट इज D। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्या कर रहा है। इन ए सुपर क्रिटिकल फ्लो इन सुपर क्रिटिकल फ्लो इन ए रेक्टेंगुलर चैनल में सुपर क्रिटिकल स्मूथ एक्सपेंशन चेंजिंग द विड्थ जो चेंज कर रहा है कितना से B1 से B2, दिस कॉज द वाटर सरफेस एलिवेशन। वाटर सरफेस का जो एलिवेशन होगा वो क्या होगा आफ्टर द एक्सपेंशन। तो वाटर सरफेस का जो एलिवेशन होगा वो इंक्रीज कर जाएगा, दैट इज इंक्रीज करेगा जब चेंज करेगा विड्थ। तो नेक्स्ट है द टर्म अल्टरनेट डेप्थ पूछ रहा है कि द टर्म अल्टरनेट डेप्थ इज यूज टू ओपन चैनल फ्लो टू डिनोट द डेप्थ। ओपन चैनल फ्लो में अल्टरनेट डेप्थ क्या शो करता है। अल्टरनेट डेप्थ जानते हैं कि जहाँ पे मेरा स्पेसिफिक एनर्जी मिनिमम होता है, जिस डेप्थ पे स्टेन एनर्जी स्पेसिफिक एनर्जी का जो वैल्यू है, जिस डेप्थ पे स्पेसिफिक एनर्जी का जो वैल्यू है वो मिनिमम हो जाए, उस डेप्थ को हम लोग अल्टरनेट डेप्थ कहते हैं। और जिस डेप्थ पे फोर्स का वैल्यू मिनिमम हो जाए उसे इसको कॉन्जुगेट डेप्थ कहते हैं। हैविंग द ऑप्शन देख लेते हैं। हैविंग द सेम काइनेटिक एनर्जी नहीं, मिनिमम पे क्रिटिकल डेप्थ होता है, जहाँ पे स्पेसिफिक एनर्जी सेम हो जाए उस डेप्थ को हम लोग अल्टरनेट डेप्थ कहते हैं। और जहाँ पे मिनिमम होता है उसको क्रिटिकल डेप्थ कहते हैं। हैविंग द सेम काइनेटिक एनर्जी नहीं, स्पेसिफिक एनर्जी। हैविंग द सेम स्पेसिफिक फोर्स फॉर गिवन डिस्चार्ज, किसी डिस्चार्ज के लिए स्पेसिफिक फोर्स सेम होता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट डेप्थ बोलते हैं, कॉन्जुगेट डेप्थ बोलते हैं इसको। लेकिन यहाँ पे अल्टरनेट डेप्थ पूछ रहा था। हैविंग द सेम स्पेसिफिक एनर्जी सेम होगा तो इसको हम लोग अल्टरनेट डेप्थ बोलेंगे। और जहाँ पे मिनिमम होगा, अगर स्पेसिफिक एनर्जी का मिनिमम वैल्यू होगा तो उसको हम लोग क्रिटिकल डेप्थ बोलते हैं। यहाँ पे क्या पूछ रहा था, मेरा अल्टरनेट डेप्थ पूछ रहा था। अल्टरनेट डेप्थ पे क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक एनर्जी का जो वैल्यू है वो सेम हो जाएगा। दो डेप्थ है, टू डेप्थ पे अगर स्पेसिफिक एनर्जी का वैल्यू सेम हो जाए तो दोनों डेप्थ को हम लोग अल्टरनेट डेप्थ बोलते हैं। इससे इसका आंसर सी हो जाएगा, सेम स्पेसिफिक एनर्जी। नेक्स्ट है व्हेन द मटेरियल इज फाइन कॉन्टेनिंग सिल्ट एंड क्ले। कोई मटेरियल है जो फाइन है, उसमें क्या मिक्स है, सिल्ट और क्ले है। तो इसमें जो मेन फोर्स होगा, प्रीडोमिनेंट जो फोर्स होगा वो कौन सा रेसिस्ट करेगा, प्रीडोमिनेंट फोर्स कौन सा इसमें होगा। तो जो अगर फाइन है और सिल्ट और क्ले में फाइन इसमें डाला हुआ तो इसमें कौन सा फोर्स आएगा, तो कोहेसिव जो आएगा वही प्रीडोमिनेंट मेन जो इसमें फोर्स होगा वो कोहेसिव फोर्स होगा। इस तरह से इसका आंसर देख लेते हैं, तो कोहेसिव होगा, दैट इज बी। नेक्स्ट है द एक्सप्रेशन फॉर ऑप्टिमम सिग्नल साइकिल टाइम एज पर वेबस्टर मेथड के अकॉर्डिंग जो एक्सप्रेशन पूछ रहा है साइकिल टाइम का वो कितना होता है। साइकिल टाइम का हम लोग जानते हैं वेबस्टर मेथड के 1.5L + 5 डिवाइडेड बाई 1 माइनस बाई। इसका फॉर्मूला 1.5L ऊपर में और नीचे हो जाएगा 1 - बाई। इस तरह से अगर देखें तो आंसर में हो जाएगा 1.5L + 5 1 - बाई होता है नीचे में। इस तरह से इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। वेबस्टर का अगर फॉर्मूला देखा जाए, वेबस्टर मेथड का जो फॉर्मूला होता है सी का वो कितना होता है, 1.5L + 5 डिवाइड बाई 1 माइनस बाई। तो सी इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट मेरा क्या कह रहा है, द डिजायर्ड लेंथ ऑफ ओवरटेकिंग जोन का डिजायर्ड लेंथ पूछ रहा है कितना होता है। तो ओवरटेकिंग जोन हम लोग जानते हैं 3 से 5, मतलब 3 मिनिमम होता है और 5 मैक्सिमम होता है किसका, OHD का, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। OHD क्या है, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, OHD को इसको बोलते हैं ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। तो डिजिटेबल लेंथ पूछा तो डिजिटेबल कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। मिनिमम पूछता तो कितना हो जाता, मेरा 3 हो जाता। डिजिटेबल पूछा तो इस तरह से इसका 5 हो जाएगा। नेक्स्ट है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ग्रेड कॉम्पेंसेशन फॉर रेडियस दिया हुआ है 75 mm। तो ग्रेड कॉम्पेंसेशन का वैल्यू हम लोग इसका कॉन्सेप्ट अगर देखा जाए ग्रेड कॉम्पेंसेशन का, तो ग्रेड कॉम्पेंसेशन का जो वैल्यू होता है 75 डिवाइड बाई आर या 30 + R डिवाइड बाई आर। इस दोनों में जो मिनिमम होता है उसी को हम लोग ग्रेड कॉम्पेंसेशन कंसीडर करते हैं। 75 डिवाइड बाई आर
और 30 प्लस आर डिवाइड बाई आर का हो गया रेडियस हो गया। तो इसमें हम लोग चेक करते हैं किसमें से मिनिमम कौन सा। पहला अगर आर दिया हुआ 75, तो फर्स्ट केस से देखते हैं तो 75 डिवाइड बाई 75 तो 1 हो जाएगा। सेकंड केस से देखते हैं तो कितना 75 प्लस 30 तो 105 डिवाइड बाई 35, तो यहाँ पर जो होगा 1 से ज़्यादा होगा। तो दोनों जो मिनिमम वैल्यू था उसको कंसीडर करना है। तो मिनिमम मेरा कौन है 1 आ गया। तो जो ग्रेड कॉम्पनसेशन का वैल्यू आ जाएगा, ग्रेड कॉम्पनसेशन का वैल्यू यहाँ पर कितना आ रहा है मेरा, तो ग्रेड कॉम्पनसेशन का जो वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है, तो 1% आ रहा है। 1% आ रहा है। कैसे आया 75 डिवाइड बाई आर और 30 प्लस आर डिवाइड बाई आर, इसमें से जो मिनिमम है उसी को हम लोग मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ग्रेड कॉम्पनसेशन कंसीडर करते हैं। इस तरह से इसका आंसर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है द आइडियल शेप ऑफ ट्रांजिशन कर्व। आइडियल शेप पूछ रहा है ट्रांजिशन कर्व का कितना होता है। तो आइडियल शेप ऑफ ट्रांजिशन कर्व अगर हाईवे में देखा जाए तो स्पाइरल होता है, और रेलवे में देखा जाए तो क्यूबिक पैराबोला होता है। तो हाईवे के अगर लेकर कंसीडर करते हैं तो हाईवे में यहाँ पे स्पाइरल हो जाएगा। डिटरमाइन हेडवे बिटवीन द व्हीकल ऑफ द ट्रैफिक वॉल्यूम। क्या डिटरमाइन कर रहा है, हेडवे निकालने बोल रहा है किसके में, द व्हीकल इफ द ट्रैफिक वॉल्यूम इज ऑब्जर्व एज इतना 2000 व्हीकल पर आवर ट्रैफिक वॉल्यूम दिया हुआ है, तो उसका हेडवे निकालने बोल रहा है। हम लोग जानते हैं कि हेडवे क्या होता है। हेडवे क्या होता है, रिवर्स ऑफ ट्रैफिक वॉल्यूम। ट्रैफिक वॉल्यूम का जो रिवर्स कर देंगे उसी को हम लोग हेडवे बोलते हैं। तो रिवर्स ऑफ ट्रैफिक वॉल्यूम को अगर हम लोग रेसिप्रोकल कर देंगे या रिवर्स कर देंगे तो उसका जो वैल्यू आएगा वो हेडवे आएगा। तो रिवर्स कितना हो जाएगा इसका, 2000 का अगर हम रिवर्स करें तो 1/2000 हो जाएगा व्हीकल आवर। यहाँ पर सेकंड में दिया हुआ है तो हम लोग ये आवर में आ गया। इसको सेकंड में करेंगे तो आवर से सेकंड में करेंगे तो 3600 डिवाइड बाई 2000, इसको कट करेंगे कितना आ जाएगा मेरा 1.8 सेकंड में आ जाएगा। 1.8 सेकंड। सिंपल कुछ नहीं करना था, इसको सिर्फ हेडवे जो होता 1 मतलब रेसिप्रोकल ऑफ ट्रैफिक वॉल्यूम होता, इसे निकाल लिए तो एक आ गया। स्पीड लिमिट पूछ रहा है। स्पीड लिमिट साइनेज, जो साइनेज होता है स्पीड लिमिट का, स्पीड लिमिट साइनेज इज इंस्टॉल। स्पीड लिमिट का जो साइन बोर्ड होता है या साइनेज होता है वो कितना स्पीड पर इंस्टॉल किया जाता है। तो साइनेज का जो स्पीड लिमिट होता है वो 85 परसेंटाइल स्पीड पर इंस्टॉल किया जाता है। मीन्स मैक्सिमम स्पीड जो होता है 85% होता है, 85 परसेंटाइल होता है, और मिनिमम जो होता है 15 होता है। अगर मिनिमम बोलता है तो मिनिमम जो होता है वो 15 होता है और मैक्सिमम जो होता है 85% होता है। तो साइनेज जो होता है इंस्टॉल किया जाता है वो मैक्सिमम पर इंस्टॉल किया जाता है, और मैक्सिमम जो होता है 85 परसेंटाइल पर स्पीड होता है। तो इस तरह से इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ मार्किंग इज प्रोवाइड इन द सेगमेंट ऑफ 7 कंटिन्यूअस लाइन। 7 कंटिन्यूअस लाइन इच ऑफ विच टाइप ऑफ मार्किंग, इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा टाइप जो मार्किंग है प्रोवाइड कर रहे हैं कहाँ, सेगमेंट में किसका, 7 कंटिन्यूअस लाइन। 7 कंटिन्यूअस लाइन का जो सेगमेंट है उसमें से हम लोग कौन सा मार्किंग प्रोवाइड करते हैं या यूज करते हैं। तो 7 कंटिन्यूअस लाइन का जो मार्किंग होता है उसमें हम लोग वार्निंग लाइन मार्किंग यूज करते हैं। वार्निंग लाइन मार्किंग यूज करते हैं 7 कंटिन्यूअस लाइन में। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड लोड 2.5 mm एंड 5 mm पेनिट्रेशन इन CBR टेस्ट। स्टैंडर्ड लोड पूछ रहा है किसकी CBR में, किसके लिए, 2.5 के लिए और 5 के लिए। 2.5 mm अगर पेनिट्रेशन है तो उस केस में जो स्टैंडर्ड लोड का जो वैल्यू होता है वो 1370 kg होता है, और 5 mm के लिए कितना होता है 2055 होता है, 2055। तो 5 mm के लिए हो गया 2055 और 2 mm पेनिट्रेशन के लिए हो गया मेरा 1370 kg। इस तरह से इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इज डिफाइंड। स्ट्रेंथ जो होता है किस में डिफाइन करता है, तो एब्रेशन हार्डनेस को डिफाइन करता है, इम्पैक्ट टफनेस को डिफाइन करता है, डिफॉर्मेशन स्ट्रेंथ को डिफाइन करता है। यहाँ पर स्ट्रेंथ पूछ रहा था तो स्ट्रेंथ कौन सा हो जाएगा, रेसिस्टेंस ऑफ डिफॉर्मेशन, दैट इज सी। नेक्स्ट है द लोडिंग अप्लाइड इन एग्रीगेट। एग्रीगेट में जो लोड अप्लाइड कर रहे हैं, द लोडिंग अप्लाइड इन एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू टेस्ट। जो क्रशिंग वैल्यू टेस्ट में जो लोडिंग अप्लाई होता है वो कौन सा लोडिंग होता है वो पूछ रहा है। तो एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू में, एग्रीगेट क्रशिंग टेस्ट में जो लोड अप्लाई होता है वो 40 टन होता है। किसमें 40 टन होता है, किस रेट में, 4 टन पर मिनट। मतलब 4 टन पर मिनट के हिसाब से हम लोग 4 टन पर मिनट के हिसाब से इसमें यूज करते हैं 40 टन तक, 40 टन एट द रेट ऑफ 4
40 टन जो टोटल लोडिंग है वो अप्लाई करते हैं, लेकिन रेट इसका जो रहता है 4 टन पर मिनट रहता है, तो इस तरह से इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है पेनिट्रेशन टेस्ट ऑफ बिटुमेन इज कैरिड ऑन। जो पेनिट्रेशन टेस्ट होता है बिटुमेन में वो कितना टेम्परेचर पर होता है, तो 25 डिग्री सेल्सियस पर पेनिट्रेशन टेस्ट किया जाता है। पेनिट्रेशन टेस्ट हम लोग पेनिट्रेशन टेस्ट कितना पे करते हैं बिटुमेन का, तो 25 डिग्री सेल्सियस पे करते हैं, जिससे सॉफ्टनिंग निकालते हैं, सॉफ्टनिंग पॉइंट निकालते हैं बिटुमेन का, सॉफ्ट कितना है वो निकाला जाता है इससे, ब्लेंड सॉफ्ट टेस्ट। तो इस तरह से इसका अगर पेनिट्रेशन पूछ रहा है बिटुमेन का तो कितना पे होगा, 25 डिग्री सेल्सियस पे हो जाएगा। नेक्स्ट है देयर आर 5 व्हीकल ऑब्जर्व, ये बोल रहा है कि देयर आर 5 व्हीकल्स ऑब्जर्व एट द सेक्शन ऑफ द हाईवे, ऑल व्हीकल्स आर मूविंग विथ ए स्पीड ऑफ 80 kmph होगा, किलोमीटर पर आवर से कर रहा है स्पीड इसका। रिस्पेक्टिवली डिटरमाइन द स्पेस मीन स्पीड। स्पेस मीन स्पीड कब हो रहा है कि इसका कितना होगा, स्पेस मीन स्पीड का रहा है टोटल कितना हो गया वो, प्लस मतलब 5 व्हीकल है और सबका सेम स्पीड है, तो 80 प्लस 80 प्लस 80 प्लस 5 हो जाएगा, और इसको नंबर ऑफ व्हीकल से डिवाइड कर देंगे 5 से, इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद कितना हो जाएगा, तो 80 आ जाएगा। इस तरह से इसका आंसर बी आ जाएगा, सिर्फ एवरेज निकालना था इसका। नेक्स्ट है डिटरमाइन प्लास्टिसिटी इंडेक्स। लिक्विड लिमिट दिया हुआ है और प्लास्टिक लिमिट दिया हुआ है, तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स को हम लोग IP से इंडिकेट करते हैं। IP बराबर क्या हो जाता है, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। लिक्विड लिमिट का वैल्यू मेरा 40 दिया हुआ है, प्लास्टिक लिमिट का वैल्यू मेरा 20 दिया हुआ है, 40 माइनस 20 इज इक्वल टू 20, तो 20%, दैट इज बी। Determine space mean speed if the observed time mean speed is 65 kmph and the standard deviation is observed time mean speed is 8.6। अगर स्टैंडर्ड टाइम दिया हुआ है, मीन स्पीड दिया हुआ है 65 और स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है मेरा 8.6, तो इसका जो टाइम मीन स्पीड होगा वो कितना हो रहा है, टाइम मीन स्पीड इसका 64 kmph होगा, 64 kmph होगा। नेक्स्ट है the number of vehicles observed in successive 10 mm period is 10 mm period में दिखा रहा है, हो रहा है कि 10 मिनट में टोटल व्हीकल कितना हो रहा है, 10 मिनट इंटरवल पे, ठीक है, टोटल बोल रहा है द नंबर ऑफ व्हीकल्स ऑब्जर्व इन सक्सेसिव 10 मिनट पीरियड इज 10 मिनट में पहला में 600, 450, 100, 500, 575 इस तरह से दे रहा है। तो डिटरमाइन द ट्रैफिक वॉल्यूम एंड फ्लो रेट, ट्रैफिक वॉल्यूम कितना और फ्लो रेट पूछ रहा है, तो टोटल में इसमें टोटल ऐड करेंगे सबको और फिर 10 से डिवाइड कर देंगे तो निकल जाएगा, और इसमें एक बार ऐड कर देंगे तो निकल जाएगा। इस तरह से इसको ऐड करेंगे तो जो इसका वैल्यू आ रहा है, तो ट्रैफिक जो फ्लो रेट आ रहा है वो फ्लो रेट जो आएगा, फ्लो रेट इसमें टोटल ऐड करके 10 से डिवाइड करेंगे तो फ्लो रेट मेरा 3660 आ रहा है, और ट्रैफिक वॉल्यूम कितना आ रहा है, ट्रैफिक वॉल्यूम 3123 आ रहा है, 3123, तो 3123 ट्रैफिक वॉल्यूम आ गया मेरा, ट्रैफिक वॉल्यूम आ गया कितना 3123, और फ्लो रेट कितना आ गया 360। तो इस तरह से इसका आंसर देखा जाए तो मेरा ए हो जाएगा, दैट इज ट्रैफिक वॉल्यूम और फ्लो रेट। नेक्स्ट है डोवेल बार एंड टाई बार। डोवेल बार एंड टाई बार जानते हैं, टाई बार कहाँ यूज होता है, लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट में यूज होता है, लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट में यूज होता है, और डोवेल बार कहाँ यूज होता है, डोवेल बार हम लोग यूज करते हैं एक्सपेंशन जॉइंट में यूज करते हैं, एक्सपेंशन जॉइंट में डोवेल बार और लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट में टाई बार। तो पूछ रहा है क्या इसमें, डोवेल बार एंड द टाई बार आर द प्रोवाइडेड इन विच टाइप ऑफ पेवमेंट, किस टाइप ऑफ पेवमेंट, हम लोग ये रिजिड पेवमेंट हो गया ना, रिजिड पेवमेंट में हम लोग यूज करते हैं, क्योंकि एक्सपेंशन जॉइंट और लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट कहाँ यूज होता है, तो रिजिड पेवमेंट में होता है, तो रिजिड पेवमेंट इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड पूछ रहा है कि इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड होता है, इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड जो है किसका कॉम्बिनेशन, इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड अर्थमेटिक मेथड और ज्योमेट्रिक मेथड, अर्थमेटिक मेथड और ज्योमेट्रिक मेथड का कॉम्बिनेशन है, जिसको हम लोग इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड करते हैं, इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड। नेक्स्ट है रोटरी बोरिंग मेथड इज यूज, रोटरी बोरिंग मेथड जो होता है वो किस में यूज होता है, तो रोटरी बोरिंग मेथड जो होता है वो अनकॉन्सोलिडेटेड स्ट्रेटा में यूज होता है, अनकॉन्सोलिडेटेड जो है उसमें यूज होता है। हार्ड वाला में कौन यूज होता है, हार्ड वाला में रोटरी प्रीक्यूसिव ड्रिलिंग होता है, क्योंकि इसमें रोटरी परक्यूसिव मेथड इसमें यूज होता है।
कि इसमें रोटरी बोरिंग मेथड पूछ रहा था। रोटरी बोरिंग होता है अनकॉन्सोलिडेटेड स्ट्रेटा में, दैट इज भी हो जाएगा। हार्ड रॉक में पूछता, हार्ड रॉक में पूछता इसमें कौन होता है, रोटरी परक्यूसिव, रोटरी परक्यूसिव मेथड होता है इसमें हार्ड रॉक में। तो यहाँ पर रोटरी बोरिंग मेथड था, तो बोरिंग वाला के लिए हो जाएगा अनकॉन्सोलिडेटेड स्ट्रेटा। नेक्स्ट है इकोनॉमिकली फीजिबल डेप्थ ओपन वेल इज लिमिटेड टू। इकोनॉमिकली जो फीजिबल डेप्थ होता है ओपन वेल का वो कितना होता है, वो 30 मीटर होता है। इकोनॉमिकली जो होता है वो 30 मीटर होता है। नेक्स्ट है इंडियन कंडीशन, क्या बोल रहा है, इन इंडियन कंडीशंस हाउ मच क्वांटिटी ऑफ वाटर इज सफिशिएंट फॉर फायर फाइटिंग इन ए सिटी। फायर फाइटिंग के लिए एक सिटी में वाटर का जो डिमांड होता है वो कितना होगा सफिशिएंट के लिए, वो कितना सफिशिएंट होना चाहिए। इंडियन कंडीशन के अकॉर्डिंग हाउ मच क्वांटिटी ऑफ वाटर, इस वाटर डिमांड पूछ रहा है किसके लिए, सफिशिएंट फॉर फायर फाइटिंग एट द सिटी लेवल। सिटी लेवल में फायर फाइटिंग होता है उसके लिए जो कितना वाटर डिमांड चाहिए, तो उसके लिए होता है 1 लीटर पर पर्सन पर डे, 1 लीटर पर पर्सन पर डे। किसके लिए, तो फायर फाइटिंग के लिए 1 लीटर पर पर्सन पर डे। नेक्स्ट है विच पैरामीटर इज नॉट कमिंग अंडर फिजिकल एग्जामिनेशन। इसमें से बोल रहा है कि इसमें जो पैरामीटर दिया हुआ है उसमें से कौन सा जो है फिजिकल नहीं है। तो कलर हम लोग जानते हैं फिजिकल है, ऑर्डर फिजिकल है और टेस्ट फिजिकल है। कैलिफोर्निया जो है ये बायोलॉजिकल है, ये बायोलॉजिकल है। तो इस तरह से इसका आंसर कितना हो जाएगा, नॉट फिजिकल पूछ रहा था तो नॉट फिजिकल हो जाएगा मेरा कैलिफोर्निया बैक्टीरिया मेथड, जो कि एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। बायोलॉजिकल एग्जाम करने के लिए इसका वैल्यू होता है। अगर कलर का वैल्यू देखा जाए मैक्सिमम तो कितना होना चाहिए ड्रिंकिंग वाटर के लिए, तो 5 से 25 ट्रू कलर यूनिट इसका डायमेंशन होता है। तो 5 से 25, 5 to 25। और ऑर्डर एंड टेस्ट कितना होना चाहिए, तो 1 से लेकर के 3 TON इसका यूनिट होता है। TON ऑर्डर एंड टेस्ट कितना होना चाहिए 1 से 3, और कलर का जो वैल्यू होना चाहिए 5 से 25। फिजिकल पैरामीटर इसमें कौन सा नहीं था, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है आर्टिसियन एक्वाफायर जो है, आर्टिसियन एक्वाफायर एग्जिस्ट किसके भी बिलो में एग्जिस्ट करता है, तो कॉन्फाइंड एक्वाफर में ही एग्जिस्ट करता है। कौन सा, आर्टिसियन एक्वाफायर। इस तरह से इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है वाटर इज नोन एज एसिडिक वाटर इफ द pH इज। लोग जानते हैं कि जो pH का जो वैल्यू होता है, अगर 0 से लेकर के 7 तक देखा जाए और 14 तक अगर pH रेंज देखा जाए, तो 0 से 7 तक का जो रेंज होता है वो एसिडिक होता है, और 7 से जो आगे होता है 7 से जो ग्रेटर होगा वो जो होगा वो बेसिक होगा। 7 से नीचे वाला एसिडिक होगा और 7 से ऊपर वाला बेसिक होगा। पूछ रहा है कि वाटर इज नोन एज एसिडिक वाटर कौन सा कहेंगे, द pH वैल्यू इज लेस देन 5.5, लेस देन 6.5 या लेस देन 6। तो हम लोग जाने कि 7 से जितना भी छोटा होगा वो सब जो होगा एसिडिक होता है, इसलिए कह सकते हैं कि इसका आंसर डी होगा। लेस देन ये जो होता है लेस देन 5.5, तो ये होता है अगर हम एसिडिक रैन हो जाए, अगर एसिडिक रैन के लिए पूछा, एसिडिक रैन अगर बोले, अगर एसिडिक रैन किसको बोलेंगे, जो इसको बोलते हैं CO2 SO2 और NO2 के माध्यम से जो होता है बारिश, तो वो बरसात जो होता है रेन, तो एसिडिक रेन जो होता है अगर pH का वैल्यू जो है वो लेस देन 5.5 हो जाता है, तो एसिडिक रेन उसको बोलते हैं, एसिडिक रेन बोलते हैं। लेकिन एसिडिक वाटर बोल रहा है, तो एसिडिक वाटर में अगर यहाँ पे कन्फ्यूजन है कि एसिडिक वाटर से बोलता है, तो ये भी हो सकता है एसिडिक रेन के लिए होता है। एसिडिक रेन के लिए 5.5 होता है, बट एसिडिक वाटर अगर देखा जाए तो 7 से कम सब हो जाता है। नेक्स्ट है द इफेक्टिव साइज ऑफ सैंड फिल्टर मीडिया फॉर रैपिड सैंड के लिए पूछ रहा है इफेक्टिव साइज कितना होना चाहिए। द इफेक्टिव साइज ऑफ सैंड फिल्टर मीडिया फॉर रैपिड सैंड फिल्टर के लिए पूछ रहा है कि साइज कितना होना चाहिए डी का। तो डी का जो साइज होता है पार्टिकल का, सैंड पार्टिकल का 0.35 से लेकर के 0.55 तक होता है रैपिड सैंड फिल्टर के लिए। तो ये जो दिया हुआ है वो मेरा दिया हुआ स्लो सैंड फिल्टर के लिए, और ये जो दिया हुआ वो रैपिड सैंड फिल्टर के लिए। इसमें रैपिड सैंड फिल्टर पूछ रहा है, इसका आंसर बी हो जाएगा 0.3 to 0.4 अगर एवरेज है तो। नहीं तो इसका एग्जैक्ट जो वैल्यू होता है 0.35 से लेकर के 0.55 तक होता है mm में।
0.35 से लेकर के 0.55 mm में होता है। इस तरह से हम लोग इसको 50 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लिए। बाकी जो पार्ट है ये पेपर नंबर 6 था, ये BPSC जो 3/19 एग्ज़ाम हुआ था उसका पेपर ये 6 था। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसका पेपर 5 सॉल्व करेंगे, फिर पेपर 4 सॉल्व करेंगे, पेपर 3 4 करेंगे। इस तरह से हम लोग 6 पेपर हम लोग BPSC जो एग्ज़ाम हुआ है उसका 6 पेपर हम लोग सॉल्व करेंगे, ताकि नेक्स्ट एग्ज़ाम जो है 7/20 और 3/20 में वो काम आ जाए।